हेलो एवरीवन। ये कल की वीडियो रही है। जो कल हम क्या कर कल जो हमने ये वीडियो बनाई थी तो उसमें आवाज़ नहीं आई थी, इसलिए हम दोबारा से इस वीडियो को रिपीट कर रहे हैं कि आवाज़ अब सही से आ जाए और सही से हमें बता सकें आपको और आपकी समझ में आ सके। तो और ये क्वेश्चन ऐसे वैसे नहीं है, क्वेश्चन हमने बहुत मेहनत से और बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए थे, क्योंकि आपके एग्जाम में मिले सीधे आपको टारगेटेड हों। तो आप जल्दी से देखिए वीडियो को, थोड़ी स्पीड में चलेंगे क्योंकि कल हमने समझा दिया था वैसे, पर अब दोबारा से आ रही है तो सब कुछ आंसर आपका लिखा हुआ है, हम आपको बताते जाएंगे। आप पढ़ लीजिए वीडियो को पॉज करके आप, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ लेने के लिए आप क्या करोगे कि हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाओगे। नाम हम तब बताएंगे, वीडियो के एंड में हम नाम बताएंगे। चलते हैं पहले। देखो, योगात्मक अवक्रिया जब दो या दो से अधिक, अब योगात्मक अवक्रिया क्या होती है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ तथा संयोग करके आपस में एकल पदार्थ का निर्माण करती है, ऐसी अवक्रिया को क्या कहते हैं? संयोजन अवक्रिया या संकलन अवक्रिया या योगात्मक अवक्रिया कहते हैं। इसका एग्जाम्पल आपके सामने ये दे रखा है, आप अच्छे से इसे देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या आता है? विस्थापन अवक्रिया। विस्थापन अवक्रिया क्या है कि ऐसी अवक्रिया जिसमें दो यानी जिसमें अधिक अवक्रियाशील पदार्थ एक कम क्रियाशील पदार्थ को क्या करते हैं कि अपने उसके स्थान से यानी विस्थापित करके और स्वयं उसका स्थान ले लेते हैं। हम इसके आसपास भी समझा के चलेंगे। आपको एग्जांपल दिख रहा है कि जैसे एफी ने सीयू को हटाया और एफी ने खुद उसका स्थान लिया और उसे अकेला कर दिया। ठीक, और कहोगे सर जी वियोजन अवक्रिया क्या होती है? वियोजन सेम इसके उल्टा होती है। कैसे? इसका कि उसमें कहेंगे कि एकल अभिकारक वियोजित होकर यानी अपघटित होकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, उसे क्या कहते हैं? वियोजन अवक्रिया कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही ये क्या रेडॉक्स अवक्रिया बेटा। अब आगे रेडॉक्स अवक्रिया। रेडॉक्स अवक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्या होता है? जिसमें दोनों अवक्रिया हो, यानी जिसमें अपचयन भी हो उपचयन भी हो। दे रखा है कोई रासायनिक अवक्रिया जिसमें एक अभिकारक का काम करता है, दूसरा एक अभिकारक ऑक्सीकरण का काम करता है, दूसरा अपचयन का काम करता है। ऐसी अवक्रिया को क्या कहते हैं? रेडॉक्स अवक्रिया कहते हैं। आप आसानी से एग्जांपल भी देख सकते हो, नीचे दे रखे हैं कि देखो ये अपचयन हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, और बेटा एक एग्जांपल दे रखा है। इस रासायनिक अवक्रिया को क्या करना था? संतुलित करना था। हमने कल भी किया था। वैसे विस्थापन अवक्रिया कौन सी? विस्थापन अवक्रिया, इसको संतुलित और कर दीजिए। तो संतुलित कर दी और हमने देखा कौन सी अवक्रिया का? विस्थापन अवक्रिया। हमने आपको कल बता दिया था पर वो आवाज़ नहीं आई थी इसलिए। तो आप वेट ना करें, हमारे चैनल का नाम है केवीएस सक्सेस स्टडी पॉइंट, टेलीग्राम चैनल का, उस पर जाकर इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ये लिखा है बेटा कि 95% आएगी। भाई आएगी, बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे 95%। पहले एक बार इसे पढ़िए, एक बार इसे याद कर लीजिए, 95% ही आएंगे, परेशान मत रहिए। तो क्या बेटा कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को क्यों साफ क्यों करते हैं बेटा? क्योंकि इसके ऊपर क्या होता है कि मैग्नीशियम रिबन होती है, उसके ऊपर यानी एक उसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। परत चढ़ती क्यों बेटा? क्योंकि ये खुले में रखी होती है, तो खुले में ऑक्सीजन से क्रिया कर ये मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत बना लेती है। जैसे कि धूलकण आदि नमी से इसको हटाने के लिए, फिर इस परत को हटाने के लिए क्या करेंगे हम? इसे यानी इसे जलाने से पहले, यानी वायु में जलाने से पहले इसे क्या करते हैं? हम इसे रेगमाल से साफ कर लेते हैं। और वैसे आपको क्वेश्चन दे रखा, पढ़ लीजिए। क्रिया अवक्रिया दे रखी है, देख लीजिए। एम जी प्लस O2 और क्या आएगा? 2MgO। ठीक है, श्वसन की रासायनिक अवक्रिया समझाइए। तो श्वसन की रासायनिक अवक्रिया बता दी हमने, क्या है बेटा? ये दे रखी, कल भी बताई थी, संतुलित भी कर दिए साथ में। संचारण किसे कहते हैं बेटा? संचारण आपके सामने दे रखा है कि संचारण क्या है। वैसे आप जानते ही हो संचारण क्या है, नहीं जानते हो तो यहाँ से देख लीजिए संचारण क्या है, और एक इसका एग्जांपल दे रखा है बेटा। ये क्वेश्चन बढ़िया है, याद कर लीजिए, यहाँ से लिख लीजिए, चाहे पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, यानी केवीएस सक्सेस स्टडी पॉइंट जो हमारे चैनल का नाम है, वही हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है। वहाँ से जाकर सब्सक्राइब उसे ज्वाइन करें, उसमें ज्वाइन करने के बाद वहाँ से पीडीएफ सर्च कर, पीडीएफ वहाँ से मिल जाएगी, आपको डाउनलोड कर लें। ठीक है, चलते हैं। क्या है कि निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित कीजिए। निम्नलिखित समीकरण संतुलित कीजिए। बेटा हमने संतुलित करके रख दिए हैं, क्योंकि कल वाली वीडियो में किए, बार बार बोल रहे हूँ, पर इसमें आवाज़ नहीं आई थी इसलिए दिक्कत हो गई थी। कोई बात नहीं। तो देखो संतुलित कैसे किया जाता है। ये वाला क्या है भाई साहब? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया, और अभी बिहार के एग्जाम में हो रहा है, बिहार वाले में आया यही, तो इसलिए और इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसके में तो और बढ़ जाता है। तो इसलिए आप देख लीजिए इसे, एफ ही और एक ये दे रखा है इसके नीचे, और देख लीजिए एक MnO2 और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अवक्रिया कराते हैं तो क्या मिलता है कि मैग्नीशियम, यानी ये बन जाता है, और H2SO4 बनता नहीं बनता। अब वैद्युत अपघटन, वैद्युत वियोजन या अपघटन कहते हैं इसे। वैद्युत अपघटन के नाम से आ जाए, वियोजन के नाम से आ जाए, कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी सोचना नहीं है कि हमें करना क्या है। आपको यही लिखना है कि रासायनिक अवक्रिया के यौगिक यानी गलित अवस्था या ऐसे का विद्युत प्रवाह, यानी जो गलित अवस्था होती है, जलीय अवस्था होती है, इसमें क्या है कि विद्युत प्रवाहित करने पर इसका वियोजन हो जाता है। जो वियोजन होता है तो उसे क्या कहते हैं? विद्युत वियोजन कहते हैं। इसका एग्जांपल आपके साथ दे रखा है, NaCl का, यानी विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो Na धनायन और प्लस Cl ऋणायन में प्राप्त होगा आपको। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए बेटा, CaCO यौगिक का प्रचलित नाम बताइए। प्रचलित नाम का मतलब क्या है? व्यवहारिक नाम। व्यवहारिक नाम क्या होता है बेटा? व्यवहारिक नाम या देखिए यहाँ ClCl2 का कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये कौन सा रासायनिक नाम है? ये रासायनिक नाम है। का प्रचलित नाम क्या है? व्यंजक चूड़ या ब्लीचिंग पाउडर बेटा। ठीक है, खाने के सोडा की निर्माण विधि बताइए। खाने के सोडा की निर्माण विधि हमने बताई क्या है। खाने के सोडा की निर्माण विधि ये देखिए, ये आपके सामने करा रखी है कि NaCl प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया
के साथ कराया तो अमोनियम क्लोराइड बना। क्या बना? अमोनियम क्लोराइड बनता है और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है या सोडियम बाई कार्बोनेट बनता है बेटा, ठीक है। इसे खाने का सोडा भी बोलते हैं। ताप का प्रभाव, इस पर एक रासायनिक गुण भी बता दिया कि ताप का प्रभाव कैसा पड़ता है। इसे गर्म करोगे तो क्या बन जाएगा? दावन सोडा बन जाएगा, यानी सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा और जल बाहर निकल जाएगा और गैस भी बाहर निकल जाएगी। और उपयोग क्या है बेटा? कि उपयोग ऐसा है कि औषधि बनाने में एक उपयोग बता दिया इसका, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए एक और क्वेश्चन रहा कि बेकिंग सोडा का नाम अणुसूत्र लिखिए। तो बेकिंग सोडा का नाम लिखेंगे क्या है? सोडियम बाई कार्बोनेट और अणुसूत्र क्या है? NaHCO3, ठीक है। अब धावन सोडा का रासायनिक नाम तथा अणुसूत्र लिखिए। इसमें बनाने की विधि के बाद रासायनिक समीकरण लिखिए, यानी बनाने की विधि और लिखिए। तो देखिए धावन सोडा का नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट तथा अणुसूत्र क्या है? या फिर नाम दूसरा ये भी कह सकते हो, क्या कह सकते हो? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट और सूत्र क्या है इसका? Na2CO3 10H2, या ओनली ये भी हो सकता है। फिर इसे क्या कहेंगे? निर्जल धावन सोडा। बनाने की विधि के बारे में पूछा था तो क्या है? सोडियम बाई कार्बोनेट को गर्म कर दो, तुम्हें पता है, मैंने बताया था धावन सोडा बन रहा है। इसे बन रहा नहीं बन रहा? बन गया, गैस बाहर निकल जाएगी, रटी हुई है आपकी। पीएच मान, पीएच मूल्य क्या है? दैनिक जीवन में पीएच का महत्व समझाइए। तो बेटा देखिए पीएच क्या है? किसी विलयन का पीएच मान विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता अर्थात H धनायन का ऋणात्मक लॉग गुणक है, जो दे रखा है। पीएच बराबर माइनस के log 10 H log और H धनायन बेस में 10 दे रखा है, ठीक है बेटा। इसका पीएच का दैनिक जीवन में महत्व कैसे कि हमारे शरीर में क्या होता है, होने वाली क्रियाएं भी हैं वो 7 से 7.8 पीएच परास तक क्या होती है कि मध्य संपन्न हो जाती हैं। और भी कहीं और अच्छी पैदावार करने के लिए खेत की मिट्टी भी कुछ होनी चाहिए। ऐसे देखिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट नहीं तो मैंने बता ही दिया है कि PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर, ठीक है। मिलते हैं, चलिए अगले क्वेश्चन पर। क्या होता है जब कि कॉपर की छड़ को सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में डाला जाए? तो बेटा क्या होता है कि कॉपर की छड़ को जब सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में डाला जाता है तो क्या करता है? कॉपर की छड़ सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर को क्या कर देती है? विस्थापित कर देती है। विस्थापित करके क्या बनाती है? क्यूप्रिक नाइट्रेट बनाती है, जिससे Cu2 धनायन बनता है, आयन। तो आयन बनता है के कारण विलयन का रंग कैसा होता है? नीला हो जाता है। जैसे कि आपकी अभिक्रिया ये दे रखी है, जल्दी से देख लीजिए, संतुलित भी कर दी गई है। यौगिक का IUPAC नाम बताइए। यौगिक का IUPAC नाम बताइए। CH3 CH2 और बॉन्ड C11O और बॉन्ड O। यानी ये क्या है? देखो डबल O लगे हैं, यानी कार्बोक्सिलिक समूह के लिए क्या होता है? ओइक एसिड। तो ओइक एसिड के लिए क्या लगाएं? कार्बन कितने? पहले कार्बन की गिनती करो, 1 2 3। पहले से सॉल्व कर रखा है कि वो कल हमने करा दिया था, फिर आवाज कट गई थी इसकी। क्या होता है? जिस पर पहले नाम लेते हैं जिस पर अंकन ना हो, फिर कार्बन की संख्या लेते हैं, फिर बॉन्ड लेते हैं, फिर बॉन्ड नेम लेते हैं, फिर लेते हैं फंक्शनल ग्रुप। तो बेटा इस पर तो ही नहीं ऐसा कोई जिस पर अंकन नहीं, अंकन तो सब पे कर देगा, ये अलग अलग बात है। तो क्या बोला है? प्रो प्लस एन। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या बोलते हैं? एन। और प्लस कार्बन फंक्शनल ग्रुप क्या? ओइक एसिड। तो क्या हो जाएगा? प्रोपेनोइक अम्ल, यानी प्रोपेनोइक अम्ल या एसिड। तो CH3 CH2 यानी डबल बॉन्ड हो गया। तो ये बेटा क्या हो गया? इसमें देखो 1 और 2, यहाँ पर थोड़ी सी गलती रही थी। देखो यहाँ पर कल नहीं देख पाई, आज देख ली, कोई दिक्कत नहीं। 2 कर दिया जाए, यहाँ पर भी H2 कर दिया जाए, तो क्या हो गया बेटा? CH2 यानी ये बन गया। अब बन गया, क्या बनेगा? प्रोपेन से नाम यही रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सेम यही रहेगा। प्रो प्लस इन क्या रहेगा? प्रोपीन। इसके लिए क्या होगा बेटा? CH3 COCH3 यानी कीटोन होगा इसमें, तो प्रो प्लस ऑन एन प्लस ऑन, तो ये होगा प्रोपेनॉन, ठीक है। निम्नलिखित में से यौगिकों की संरचना सूत्र लिखिए। संरचना सूत्र लिखिए बेटा। संरचना सूत्र लिखा कि मैथेनल के लिए क्या होता है बेटा? हम समझ सकते हैं कैसे, इसे समझाता हूँ थोड़ा सा। कैसे? एक बात बताओ, मैथेनल मतलब क्या? मैथेनल यानी ये है बेटा मैथ, तो पहले एक कार्बन होना चाहिए, तो हमने एक कार्बन रख लिया। अब मैथेनल, नल का मतलब अल, समझ रहे हो? नहीं समझ पाए? मैथेनल या एल्कोहल, अल तो अल आ रहा है ना, तो हमने क्या किया? ए जोड़ दिया बेटा, यानी एल्डिहाइड का होगा इसमें। एल्डिहाइड होगा तो एल्डिहाइड के लिए जोड़ा। CH3 उसमें होता ही है, तो इसका वैसे सूत्र क्या बनेगा? HCHOA बनेगा। समझ आ गया होगा, फॉर्मल्डिहाइड बोलते हैं इसे। या प्रोपेनॉल या प्रोपेनॉल 2 या 2 प्रोपेनॉल या प्रोपेन 2 ऑल, यानी ऐसा कुछ लिखा हो तो यानी दूसरे पर क्या रहा है? यानी फंक्शनल ग्रुप रहा है। तो देखो बनाते 1 2 3 बना दिया हमने, H लगा दी जिसकी पूर्ति की है, उसकी OH लगा दी, ठीक है। आगे 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनॉइक, बेटा आप रट लो, याद कर लो, कुछ भी कर लो, पेपर में आने वाले हैं, कोई रुकने वाला नहीं है। ऐसे ही इसके लिए क्या बना दिया बेटा? ये वाला बन गया तुम्हारे सामने, क्या बना है कि प्रोपेनोइक हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक, यानी 2 पे लगाया हाइड्रोक्सी, क्योंकि उधर भी H लगाया, इधर नोइक हो गया। क्या हो गया? ये नोइक हाइड्रोक्सी अम्ल, ओइक एसिड यानी OH, ठीक है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेटा समझाती श्रेणी क्या है और उदाहरण समझाइए। समझाती श्रेणी क्या है? आप जल्दी से फटाफट पढ़ लीजिए, आपके सामने लिखी हुई है कि जब एक समान प्रकार्यात्मक समूह वाले यौगिक को उनके अणुभार
के बढ़ते हुए क्रम में अथवा घटते हुए क्रम अड़वार के क्रम में रखते हैं, बढ़ते हुए और घटते हुए क्रम में किसी में रखते हैं, तो ऐसी में एक क्या बनता है, एक क्रम बनता है। जो श्रेणी बनती है वो श्रेणी क्या होती है, समजाती श्रेणी बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, समजाती श्रेणी बोलते हैं बेटा। ठीक है, उदाहरण आपके साथ दे रखा है, एल्केन परिवार एल्केन परिवार एक समजाती श्रेणी है। यानी कैसे रखते रहिए, इसमें यानी सूत्र होता है, सूत्र क्या होता है बेटा, CH2 बनाया तो इसके लिए होता है N और H2N क्या होता है बेटा, 2N। तो आपको पता चला यहाँ पर 2 2 4 यानी प्लस आ गया यहाँ, ठीक, 2 होता है। अब इसमें तुम 1 रखोगे तो C1 और 2 2 4 हो जाएंगे, ऐसे बने। 2 रखोगे तो 2 और 2 ने 4 2 6, ये बनता चला जाएगा इसमें। ठीक है, आगे एस्टीगढ़ समझाइए। एस्टीगढ़ की व्याख्या, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट बेटा क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे जल्दी से देख लीजिए आप, और इसकी अवक्रिया भी देख लीजिए। ये अवक्रिया दे रखी है निजलीकरण से, अब समझ लीजिए। सिमेट अवक्रिया देख रखी है बेटा, सिमेट अवक्रिया भी बहुत अपना अच्छा रोल रखती है, तो सिमेट अवक्रिया को भी एक साथ पढ़ लीजिए जल्दी से। वो अवक्रिया जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल तथा हाइड्रोजोइक अम्ल N3H के साथ शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में अवक्रिया करके प्राथमिक एमीन बनाती है। प्राथमिक एमीन क्या बनाइए बेटा, प्राथमिक एमीन बनाइए, क्या बनाइए, प्राथमिक एमीन बनाइए बेटा। ठीक है, चलते हैं। देखिए अब क्या है कि योगात्मक सर जी अभी आपने बता दिए। तो ये देखो क्या है, कार्बन के हाइड्रोजन के लिए होती है बे अवक्रियां जिनमें कार्बनिक यौगिक के अभिकर्मक का योग होता है तथा यौगिक की असंतृप्तता कम होकर वह संतृप्त यौगिक में परिवर्तित हो जाता है, योगात्मक अवक्रिया कहलाती है। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए एक बेटा, ये अच्छे से, यानी एथिलीन है और ये ब्रोमीन है, तो इसकी कराएंगे तो क्या बन जाएगा, एथिलीन ब्रोमाइड बन जाएगा। यानी इसमें ब्रोमीन इसमें भी जुड़ा है, कोई दिक्कत नहीं बेटा। बहुलीकरण क्या है, बहुलीकरण क्या है, उस क्रिया को जिसमें एक प्रकार के या भिन्न भिन्न प्रकार के 2 या 2 से अधिक अणु परस्पर क्या होते हैं बेटा, परस्पर संयोग करके अधिक अड़वार वाले जटिल यौगिक बनाते हैं, बहुलीकरण कहलाते हैं बेटा, बहुलीकरण कहलाते हैं। इसका एक ये दे रखा है कि आपके सामने दे रखा है, एथिलीन से पॉलीथीन में चेंज होता है, ये अवक्रिया भी पूछ लेता है कभी कभार। तो एथिलीन ये है CH2 N लगा दिया, यानी कितने भी अणु हो सकते हैं, और ये क्या बन गया बेटा, पॉलीथीन। ठीक है, एसिटिक अम्ल से मेथेन कैसे प्राप्त करें, ऐसे अगर आता है तो देखिए एसिटिक अम्ल है, इससे मेथेन प्राप्त दो पदों में होगी, यानी 2 अवक्रियाओं में होगी। तो देखो पहले ये किया हमने NH यानी सोडा लाइम के साथ करते हैं तो क्या बनता है, सोडियम एसीटेट बनता है, H2 जल निकलता है, फिर सोडियम एसीटेट कराएंगे सोडा लाइम के साथ, फिर कराने पर क्या होता है कि मेथेन बनती है और सोडियम कार्बोनेट बनता है। देख लीजिए बेटा एक जल्दी से, चलते हैं। यह बेटा लिखा हुआ है, एथिल एल्कोहल की सोडियम के साथ अवक्रिया कराने पर, एथिल एल्कोहल की सोडियम के साथ कराने पर क्या बनता है, सोडियम यानी यहाँ से H हट जाएगा, H2 निकल जाएगा और यहाँ पर क्या बन जाएगा, Na जुड़ जाएगा, यानी सोडियम एथेनोइक सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, गलती होगी बेटा, यानी एथेनॉल है, हाँ एथिल एल्कोहल की क्रिया कराएंगे सोडियम से, तो क्या बन जाएगा, सोडियम एथिल एल्कोहल, क्या बन जाएगा, सोडियम एथिल एल्कोहल बेटा। ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हो गई। सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर, सोडियम एसीटेट को अभी कराया पीछे, सोडियम एसीटेट को गर्म करेंगे तो क्या बनेगा बेटा, मेथेन बनेगी, मेथेन और सोडियम कार्बोनेट। अब एथिल एल्कोहल से एसिटिक अम्ल, एथिल एल्कोहल से प्राप्त क्या करना है बेटा, एसिटिक अम्ल। तो क्या बेटा, एथिल एल्कोहल की क्रिया कराई किसकी उपस्थिति में, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में 160 से 170 की उस पर, तो जल बाहर निकल जाएगा बेटा, इससे जल बाहर निकलेगा, क्यों गर्म करेंगे इसे, जल बाहर निकलने पर क्या बनेगा, ये बनेगा CH3CHO, और बेटा अब ये बन जाएगा एल्डिहाइड बन जाएगा। एल्डिहाइड बनने के बाद क्या होगा, फिर इसकी उपस्थिति में कराएंगे बेटा, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा बेटा, यहाँ से निकल जाएगा O आ जाएगा यहाँ से, और ये बन जाएगा क्या, एसिटिक अम्ल। आसानी से देख सकते हो जल्दी से। और सोडियम एसीटेट से मेथेन, ये देखो एक तो हमने करा दी, सोडियम एसीटेट से मेथेन ये 2 बार करा दी है, 3 बार होगी, सॉरी एक अभी 2 है, तीसरी बार यहाँ होगी। तो देखो अब क्या करना है, ये अवक्रिया दे रखी है, इसे जल्दी से लिख लें, आप ये स्क्रीनशॉट ले लें, इसे अवक्रियाओं को करें, इनको खुद करें तुम, क्योंकि इसमें से जरूर बेटा एक दो जरूर आएगी, ये बात हकीकत है, मान लीजिए, विश्वास करिए पेपर में जरूर आएगी। तो इसलिए आप कर लेंगे किससे क्या प्राप्त करते हैं, कैसे क्या बनता है। रिक्त अवक्रिया की पूर्ति कीजिए बेटा, यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, हमने बना दी देखो एथिल एल्कोहल, और इसकी उपस्थिति में कराएंगे तो यहाँ पर क्या बनाया बेटा, ये एथिलीन और प्लस में क्या आएगा, प्लस में आएगा H2, यानी जल निकलेगा प्लस में। ठीक है बेटा, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। यहाँ क्या है बेटा, एक इसको संतुलित करना है, इसको संतुलित करना है और पूर्ण भी करना है। तो CH4 यानी O के साथ कराएंगे तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ जल निकलेगा, दोनों को संतुलित भी कर सकते हैं। आगे सावनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, सावनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए बेटा, जल्दी से पढ़ लीजिए, जल्दी से आप पढ़ोगे और स्क्रीनशॉट ले लीजिए या PDF डाउनलोड तो कर ही लोगे। एस की अवक्रिया हो रही है बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो, पूरी आगे होगी। ठीक, यहाँ तक ठीक है, चलते हैं बेटा।
देखिए यहाँ लिखा है परमाणु क्रमांक 29 वाले तत्व का नाम लिखिए और आवर्त सारणी में उपवर्ग भी बताइए। तो तत्व 29 वाले का क्या नाम है? कॉपर है बेटा। इसे कॉपर बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन विन्यास इसका 2818 है और इसे क्या है कि यह आवर्त सारणी के बी उपवर्ग में, किसमें? बी उपवर्ग में, फर्स्ट वी में स्थित है। ठीक है बेटा, चलते हैं परमाणु क्रमांक 17 वाले तत्व का नाम आवर्त सारणी में स्थान बताइए। तो 17 क्या है? क्लोरीन है। क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन विन्यास का है 287 और आवर्त संख्या कितनी है? 3 है। इस तीसरे आवर्त में और वर्ग संख्या कितनी है? 7th A। ठीक है बेटा, मेंडलीफ का आवर्त नियम दे रखा है, आधुनिक नियम भी दे रखा है, दोनों आपके सामने दे रखा है। आसानी से पढ़कर और स्क्रीनशॉट लेकर आप याद कर सकते हो और छाप भी आ सकते हो पेपर में। ये बेटा मेंडलीफ के कुछ इसमें भी दोष दे रखे हैं, गुण भी दे रखे हैं मेंडलीफ के। और यहाँ तक फिनिश होती है वीडियो आपकी, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। इसे भी गुण है, ये आवर्ती गुण है। क्या है? मेंडलीफ की आवर्त सारणी में पहले अति लघु आवर्त में केवल 2 तत्व थे और अब क्या है थे, और आवर्त सारणी में एक दूसरे व तीसरे आवर्तों में 8 तत्व थे। इन्हें लघु आवर्त भी कहते हैं। ये गुण देख लीजिए, ये कभी कभार पूछ लेता है लघु आवर्त किसे कहते हैं। लघु आवर्त किसे कहते हैं? आवर्त सारणी के दूसरे व तीसरे आवर्तों में 8 तत्व हैं, इन्हें लघु आवर्त भी कहते हैं। बेटा चलते हैं, आइए, आपका यूट्यूब चैनल का नाम है, इसको सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। आपसे विनती है, देखो मैं चाहता हूँ बेटा कि 1 लाइक आप करें, ना कि 1000 की चिंता करें, ना ये देखें कि 10 लाइक हो रही है, 20 लाइक हो रही है, इससे कोई मतलब नहीं। आप अपनी 1 लाइक करें, ये मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होगा बेटा। और मैं आपसे विनती करता हूँ कि 2 लोगों में शेयर ज़रूर करें, अगर आपको लगता है मैं आपके लिए मेहनत कुछ कर रहा हूँ बेटा। आप अगर इंसानियत के नाते कुछ भी कर सकते हो तो सिर्फ 2 लोगों में शेयर कर सकते हो। मैं आपसे बहुत बहुत विनती कर रहा हूँ, ठीक है बेटा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है। लाल लिटमस को नीला करता है तो कब करता है? लाल को नीला करेगा वो कौन करता है? क्षार करता है। क्षारी तो इसमें क्या है? 4 1 2 तो है नहीं, 7 है नहीं, 7 तो उदासीन है, यानी ये है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यार। और ये क्या है? भ्रंजक चूड़ का रासायनिक सूत्र क्या है? भ्रंजक चूड़ का रासायनिक सूत्र देखो, ये है नहीं, ये भी है नहीं, यानी CaCl2 यही गया। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। पायरुवेट के विखंडन में यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है। यह क्रिया कहलाती है माइटोकॉन्ड्रिया में माइटोकॉन्ड्रिया में वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है बेटा? ओम है। क्या है? ओम है। वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ओम है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस सूर्य के आने से पृथ्वी, यानी सूर्य के आने वाली पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है? कौन करती है बेटा? ओजोन करती है। कौन करती है? ओजोन करती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नीचे दिख रहा है कि द्वय विस्थापन अभिक्रिया समझाइए। क्या समझाइए बेटा? द्वय विस्थापन अभिक्रिया समझाइए। क्या समझाइए? द्वय विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण लिए समझाइए, सॉरी, तो हमने उदाहरण ले लिया। देखो कि BaCl2 प्लस Na2SO4 और BaCl2 NaCl। ठीक है बेटा, आगे एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी है? 25 सेमी। तो फोकस दूरी ज्ञात कीजिए बेटा, यहाँ से सॉल्व करिए। देखो R कितना है? 2F सूत्र है, तो R 25 दे रखा है, R2 यानी 25/2 यानी 12.5 सेमी आएगा। ठीक है बेटा, यहाँ क्या है? 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रच्छेदित क्यों नहीं करती? क्योंकि 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रच्छेद इसलिए नहीं करती क्योंकि एक बिंदु पर दो सूचक रखने पर वह चुंबकीय क्षेत्र की 2 दिशाएं बताएगी, जो कि असंभव है। गर्भ निरोधन की 2 युक्तियों के नाम लिखिए बेटा। 2 युक्तियों के नाम लिखे हुए हैं, कॉपर टी और कॉन्डम। और तीसरा नाम लिख लीजिए बेटा, नसबंदी। क्या? नसबंदी। ये भी इसके काम है, और भी कई हैं, आप लिखिए आगे आपको पता हो तो। ठीक है, ये क्या है कि जैव निम्नीकरण तथा अजैव निम्नीकरण पदार्थों का एक उदाहरण दीजिए। तो आपके सामने दे रखा है कागज और मलमूत्र, और इसका दे रखा है प्लास्टिक और कीटनाशक। ठीक है बेटा, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया करने पर क्या प्राप्त होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया करने पर क्या प्राप्त होता है? जिप्सम प्राप्त होता है। आपके सामने दे रखा है बेटा। एक उपयोग और लिखना है। उपयोग तो उपयोग क्या लिखोगे? उपयोग में लिख सकते हो, यानी प्लास्टर आता है हड्डियों को जोड़ने पर, हड्डियों को जोड़ने में। और दूसरा जो आपको प्लास्टर आता है उस पर लगा होता है ना, ये उस पर। ठीक है, निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए बेटा। तो इन्हें संतुलित करना है बेटा। क्या करना है? इन्हें संतुलित करना है। संतुलित कीजिए। Fe कितना? इधर 3 है, इधर 2 है, तो इधर क्या करोगे? 3 एक ही, तो इधर कितने हो गए? Fe 3। O कितना है? इधर 1 है, इधर 4 है, तो क्या करोगे? यहाँ पर 4 कर दोगे बेटा। यहाँ पर 4 हो गए, अब ये रहेगा 4 दूनी 8, तो यानी 4 दूनी 8 ही संतुलित हो गया। ऐसे ही बेटा NaCl दे रखा है, Na इधर 1 है, इधर 2 है, तो इधर 2 करोगे। ये देखते हैं पहले हम, फिर हम O देखेंगे। O 1 और 2 हो गए, तो 2
और 4 6 हैं, इधर क्या है 4 और 2 ही, तो यहाँ पे क्या कर सकते हो आप 2 कर सकते हो, 4 6 हो गए। अब एच कितने हो गए 2 और 2 4 हो गए, तो 2 दूना 4 हो गए, ठीक है बेटा, संतुलित होगी। चलते हैं नेक्स्ट। ये आपको क्वेश्चन रहा बेटा कि स्वपरागण तथा पर परागण में अंतर बताइए। तो ये गया स्वपरागण, ये पर परागण। आप जल्दी से पढ़ लीजिए खुद, मुझे नहीं पता, आप जल्दी से करिए क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है। पुष्प द्विलिंगी होते हैं और संकर रोज अनुपस्थिति है। और यहाँ पर बेटा क्या है कि पुष्प एक लिंगी होते हैं और संकर रोज उपस्थिति है। यहाँ पर उपस्थिति है, वहाँ अनुपस्थिति है। इसमें नर और मादा जनन भाग एक साथ परिपक्व होते हैं और इसमें क्या है अधिकतर अवस्थाओं में नर व मादा भाग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं। कुछ पौधे में फूल कभी खुलते नहीं हैं, खुलते ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, इसमें कुछ ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। भोजन पाचन में लार की क्या भूमिका है बेटा, ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, लिख लेना, मैं लिख नहीं पाया जल्दी से। उस ऊतक, आप इसे याद कर लेना, उस ऊतक का नाम लिखो जो पौधों में जल खनिज लवण का वहन करता है। फ्लोएम, क्या है फ्लोएम। और अमीबा में विखंडन को केवल चित्र में दर्शाइए, यानी अमीबा को विखंडन कैसे होता है बेटा, ये क्या है कि बड़े से पहले टूटेगा, ऐसा आएगा, ऐसे टूटेगा, फिर 2 में टूटेगा, यानी 2 और होते हैं, ऐसे ही इधर होगा, इधर होता है, मान लो ये है, बन गया, ऐसे बन गया। तो मान लीजिए दोनों अब एक दूसरे टूटे नहीं है, एक दूसरे से जॉइंटेड हैं, यानी अलग अलग हुए, ये भी बड़े बड़े हैं, ठीक है। तो ऐसे चित्र आप बना सकते हो आसानी बेटा। आप ये ऐसे क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। क्या है, दो वैद्युत बलों में क्रम से 60 वाट और 240 वोल्ट तथा 240 वाट और 240 वोल्ट के अंकित हैं, तो इनमें से किसका प्रतिरोध अधिक होगा। आप देखिए जल्दी सॉल्यूशन हमने कर दिया। P1 बराबर इतना, P2 बराबर इतना दे रखा है, और B1 बराबर 240, B2 बराबर 240, R बराबर PV स्क्वायर अपॉन P होता है, किससे कि शक्ति का होता है, शक्ति के पावर के सूत्र से, ठीक है बेटा। यहाँ से क्या कर सकते हो आप, आसानी से इसे कर सकते हो। अब देखिए क्या करना है आपको, ये हमने सॉल्यूशन किया, R1 निकाला, R2 निकाला और R1 R2 का मान निकाला, तो हमें पता चला कि R1 बड़ा है, तो हमने ऐसे अतः करके सिद्ध कर दिया, ठीक है। ओम का नियम लिखो, तो ओम का नियम भी लिखा हमने। नियम लिखा कि इस नियम के अनुसार किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे लंबाई पदार्थ दाब आदि अपवर्तित रहते हैं, यानी समान रहते हैं। तो चालक में बहने वाली विद्युत धारा चालक के सिरों पर उत्पन्न विद्युत विभवांतर के समानुपाती होती है, यानी B प्रोपोर्शनल I। तो बेटा ये हो गया, यहाँ से क्वेश्चन हटाया तो आई आर आ गया। आर क्या है, एक नियतांक है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, यदि इस नियमानुसार यदि हम अपने दाएं हाथ को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों अंगुलियां परस्पर लंबवत हों, यानी अंगूठे सहित मध्यमा अंगुली प्रेरित धारा की दिशा तथा तर्जनी अंगुली मध्यमा कौन सी होती है वाली बेटा, जैसे देखो मान लो ए है अपने पास, तो ये तो आपका अंगूठा है, ये आपकी तर्जनी है, और ये मध्यमा है बेटा, ये कौन सी है मध्यमा। तो बेटा ऐसे करके फैलाएं, ऐसे करके, ऐसे दिख रहा है ना आपको, दिखाने की कोशिश करता हूँ बेटा मैं, ऐसे करके फैलाएं आप, ऐसे करके, ठीक बेटा। तो ऐसे फैलाने पर आपको ऐसा होगा कि पता चलेगा कि ये वाला इसके लंबवत और ये वाला इसके लंबवत और ये इसके लंबवत। बेटा कहीं ना कहीं आपको ऐसा पता चल रहा है कि ये क्या करेगा, देखो इसमें दिख रहा है ना कि इस प्रकार फैलाएं कि तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा अंगूठा चालक की दिशा, अंगूठा बता रहा है चालक की, तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की, ये प्रेरित धारा की, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। हमें वन एवं वन्य जीव का संरक्षण क्यों करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमें कोई तो कारण बताइए, हमें वन एवं वन्य जीवन का संरक्षण इसलिए करना चाहिए कि क्योंकि ये हमारे देश की बहुमूल्य संपदा हैं, जो लकड़ी, फर्नीचर, खिड़कियाँ, दरवाजे आदि बनाने में काम आती हैं। वन कागज़, दवाई, गोंद और ऐसे ही मृदा अपरदन और पक्षी, जानवर, ये आता है ना। वन्य में क्या होता है, पर्यावरण संतुलन करना और घास चरने, उर्वरा शक्ति, बीजों, नए पौधों। और बेटा यहाँ देखिए 2 तत्व X और Y जिनके परमाणु क्रमांक क्रम से 12 और 17 दे रखे हैं, तो X Y की संरचना बताइए। तो संरचना बेटा बताएंगे, संरचना लिखिए, इलेक्ट्रॉन संरचना लिखिए। तो इलेक्ट्रॉन संरचना लिखेंगे कि X की क्या है, इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या बेटा 12 का मतलब 2, 8 और 117। 2 का मतलब क्या है बेटा, 2 का मतलब है पॉजिटिव, 2 आए तो और 7 आए तो नेगेटिव, 1 8 में से घटाएंगे तो इसमें, यानी ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है। तो धातु कौन सी है, पॉजिटिव है, X होगी धातु पॉजिटिव, यानी तो जिसके भाई को उसमें 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन, वो क्या होती है, धातु होती है। जिसके भाई को उसमें 4 5, वो 5 से ऊपर तो होती है, यानी आवर्त में X Y 3 आवर्त में है। आधुनिक आवर्त सारणी में एवं मेंडलीव की सारणी में तुलना कीजिए। दोनों में तुलना की बेटा, एक गड़बड़ हो गया था। ये तो इधर तो मेंडलीव की सारणी है और इधर आधुनिक सारणी है, इधर मेंडलीव, इधर आधुनिक सारणी बेटा, ठीक है। आप पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये उसी आवर्त सारणी का एक और गुण है इधर आगे।
ठीक है। सहसंयोजी आबंध से आप क्या समझते हो, मीथेन की इलेक्ट्रॉन संरचना लिखिए। तो हम क्या बताया, परमाणुओं की वह साझेदारी जिसमें समानता होती है सहसंयोजी आबंध कहलाते हैं, जिसमें समानता होती है सहसंयोजी आबंध कहलाते हैं। एकल बंध, द्विबंध, त्रिबंध। जैसे मीथेन की बेटा, यानी क्या होती है कि इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, वो भी समानता होती है। देखो यहाँ से देखा, एक एक कम पड़ रहा था, एक एक लिया, सभी का एक एक लिया, ठीक है। आगे आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है, क्योंकि यह ऋण तथा धन आयनों से बने होते हैं। इनके अणुओं के मध्य विपरीत आकर्षण बल उत्पन्न हो जाता है, जिसे तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है बेटा। एक ऐसी अधातु का नाम बताइए, क्वेश्चन है। एक ऐसी अधातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव्य है, जैसे कि ब्रोमीन क्या है, एक कमरे के ताप पर भी क्या है, ये द्रव्य है। बेटा बताया ये क्या है, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, दो उभयधर्मी ऑक्साइडों के उदाहरण दीजिए। तो वे ऑक्साइड जो क्षार के साथ अम्लीय होते हैं तथा अम्लों के साथ क्षारीय व्यवहार करते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। जैसे कि मैंने ऑफलाइन क्लास में भी बताया था एक बार। अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन में क्या महत्व है, तो अलैंगिक क्या है कि एक ही जनक द्वारा संतान की उत्पत्ति, और लैंगिक यानी संतान की उत्पत्ति, कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है बेटा, यहाँ पर वीडियो समाप्त होती है। इसे क्या करिए, आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, और इसकी PDF डाउनलोड करने के लिए किसी भी वीडियो के आप हमारे टेलीग्राम KVS सक्सेस हिस्ट्री पॉइंट को ज्वाइन करें और उससे PDF डाउनलोड कर सकते हैं बेटा। और हम आपसे कुछ नहीं चाहेंगे बेटा, आप फिर से यही विनती है कि आपको कुछ नहीं करना है तो सिर्फ और सिर्फ एक लाइक कर दीजिए और 2 शेयर कर दीजिए प्लीज़। ये आपसे बहुत रिक्वेस्ट है, आप इतना कर दीजिए अगर हमारे लिए कुछ चाहते हो तो। थैंक यू, मिलते हैं बेटा। और बेटा आप हम बताएं कि आपके लिए बेस्ट ऑफ लक। कल आपका एग्ज़ाम है, तो इसका मतलब इसे देख के चले जाना, फिर देखना मज़ा कितना आता है बेटा। आप भी कहोगे कि किसी ने बताया पर हमने माना नहीं, और कम से कम मान लो अभी तो ये कहना नहीं पड़ेगा। हमसे कह सकते हो कि आपने कहा पर हमने माना, पर कुछ आया नहीं। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि इधर से कुछ ना आए, सब कुछ आएगा बेटा। थैंक यू।